हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, अक्टूबर का मंथ फिनिश हो चुका है। नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब हमारा ऑलमोस्ट रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने अपने पढ़ाई का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, समय हमारे पास बोर्ड का एग्जाम देने का अब बहुत कम बचा है। वी शुड फिनिश आवर सिलेबस as soon as possible and we should start to do the sample papers as well as for the revisions. इसलिए आज ही नवंबर के महीने की शुरुआत से मैं मनीष सर आपको आपकी इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवाना शुरू कर रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद मी द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, आप जानते हैं बच्चों की 12th में आपके पास इकोनॉमिक्स की दो बुक्स है। द फर्स्ट वन इज मैक्रो एंड अनदर वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लेट अस फर्स्टली स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके पहले चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। इस चैप्टर के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। आर यू ऑल ओके एंड रेडी फॉर दिस? ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें समझना ये है, पढ़ना ये है कि बिफोर गेटिंग द इंडिपेंडेंसी, आजादी से पहले इंडियन इकोनॉमी थी कैसे। देखिए, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। बेसिकली वो टाइम कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंटर इनटू द इंडियन इकोनॉमी। और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज किया ताकि वो अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सके और उसको कुछ मनी का कंट्रीब्यूशन दिलवा सके। उस बिजनेस करने के सिलसिले से धीरे धीरे किस प्रकार उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया, ये सारी बातें आप अपनी एसएसटी की बुक्स में 9th में पढ़ चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग फोकस ऑन दैट। बात यह है कि अल्टीमेटली 200 सालों के ब्रिटिशर्स के शासन के बाद फाइनली जब 15th of August 1957 को वी द इंडियंस गॉट द इंडिपेंडेंसी, तब उस समय में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, सबसे पहला टॉपिक आएगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कब? बिफोर द इंडिपेंडेंसी। तो पहले मैं पॉइंट्स यहां पर लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। द फर्स्ट फीचर इज कॉलोनियल इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स का इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने की हिस्ट्री अप्रॉक्स 200 इयर्स की है। दैट वी ऑल नो वेरी वेल। कैसे 200 साल उन्होंने हम पे शासन किया और उन्होंने यानी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपनी कॉलोनी बनाए रखा और हमारी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी को, हमारी इकोनॉमी की पावर्स को, वो हमारी इकोनॉमी की वेल्थ को वो अपनी इकोनॉमी के लिए एज अ फीडर यूज कर रहे थे और अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड द कॉलोनियल इकोनॉमी। ओके, सेकंड वन सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसका मतलब दो तरह के सिस्टम्स को उन्होंने लॉन्च किया इंडिया में। द फर्स्ट वन द जमींदारी सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दो कैटेगरीज बना दी थी बेसिकली, एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट। तो बेचारा जो टेनेंट था वो जमीन पर काम किया करता था और इन पार्ट ऑफ परसेंटेज व्हिच इज कॉल्ड एज द लगान वो जमींदारों को पे करना पड़ता था। तो जो गैप था बिटवीन द जमींदार एंड द टेनेंट या लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट वो इंक्रीज होता जा रहा था। जमींदार्स वर बिकमिंग मोर रिच while the condition of the tenants were very poor in India. दूसरा सिस्टम उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनाने का किया काम। मतलब दो डिविजन्स कर दिए, एक तो लेबर का और एक कैपिटलिस्टिक का। बड़े बड़े व्यापारी कैपिटलिस्टिक के फॉर्म में आ गए और उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे, वो जो लेबर थी, उनकी क्लास बहुत नीचे थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, स्टैग्नेंट को बेसिकली हम रुका हुआ कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर ग्रोथ नहीं होती है अथवा और वी कैन से ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 और 1%।
तो एट द टाइम ऑफ 1900 सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो 1% के अप्रॉक्स थी। मतलब दुनिया तो तरक्की कर रही थी 4-5-6% एनुअल की स्पीड से, while India was not growing or even it was growing so with the rate of 0.5-0.6% per annum। ये कोई ग्रोथ है इंडिया की? ऐसा उन्होंने हाल कर दिया था हमारा। बैकवर्ड इकोनॉमी, बेसिकली इंडिया बैकवर्ड हो गया था बहुत। किस किस फील्ड में? लेट मी टेल यू। लिटरेसी रेट बहुत कम था। कितना था वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। डेथ रेट हाई था, बर्थ रेट हाई था, इकोनॉमिक हमारे पास प्रॉस्पेरिटी रह नहीं गई थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी नहीं हमारे पास। तो अल्टीमेटली हम आगे बढ़ने की बजाय काफी ज्यादा पीछे होते जा रहे थे। डेप्लीटेड इकोनॉमी, डेप्लीटेड बोलो या डेप्रिशिएटेड बोलो, मतलब अ सिस्टम और एन इकोनॉमी वेयर देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर द रिप्लेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स या फिजिकल एसेट्स। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आपके पास अपनी इकोनॉमी की फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फंड्स को अरेंज करने का कोई सिस्टम ना हो, उसको डेप्रिशिएटेड या डेप्लेटेड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी एसेट्स का बहुत यूज किया, हमारी लेबर का एक्स्ट्रा यूज किया, लेकिन जब कोई मशीन लगातार चलेगी तो अल्टीमेटली खराब हो जाएगी ना। तो उसको रिप्लेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व फंड्स, डेप्रिशिएटेड फंड्स, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज अ डिवाइड एंड रूल। भारत के लोगों को डिवाइड करो और उनके ऊपर राज करो, और वो काफी सक्सेसफुल भी हुए थे। ये कास्टिज्म वगैरह जो आया था वो उन्हीं के दौर में आया, आप सब जानते हैं। और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली भारत से भारत का एक टुकड़ा अलग हो गया और जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। तो अलग कर देने के इस सिस्टम को एम्प्यूटेड इकोनॉमी कहा जाता है। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंसी। आ रहा है समझ? अब आगे बढ़ाता हूं मैं। आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, यानी इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कंप्लीटली। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशन। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस one by one. First of all, I will teach you the agriculture sector of India. Before the independency, India का agriculture sector कैसा काम कर रहा था? So there are some features which I am writing on the board. The first one is land settlement system. मैंने अभी भी आपको समझाया भी है कि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इंडिया में जमींदारी सिस्टम लॉन्च किया इन द ईयर अप्रॉक्स 1793। तब से लेकर आजादी तक ये चला। क्या था इसमें? एक जमीन पे जो टेनेंट काम करता था या जो लेबर काम करती थी उसको अपनी क्रॉप्स का, उनको अपनी हार्वेस्टिंग का अप्रॉक्स 1/3 देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ लगान टू द जमींदार। और इतना ही अप्रॉक्स उनको देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और खुद के पास उनके पास बचता था अ वेरी लेस अमाउंट, एक बहुत कम हिस्सा उनके पास बचता था। तो जमींदारी सिस्टम को बेसिकली लॉन्च किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब पहले बिफोर द ब्रिटिशर्स इंडिया एक प्रॉस्पर इकोनॉमी था, और जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं उनका प्रोडक्शन हमारे किसान भाई करते थे। बट ब्रिटिशर्स फोर्स्ड अस टू प्रोड्यूस दोज गुड्स व्हिच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, यानी व्हिच आर हैविंग द कमर्शियल वैल्यू, जैसे इंडिगो। तो जिस फसल से ब्रिटिशर्स
अपने देश के लिए रॉ मटेरियल को प्राप्त कर सकते थे, उनको फोर्सफुली प्रोड्यूस किया करवाया गया हमारे किसान भाइयों से। ये सेकंड ड्रॉबैक था या फीचर था इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी? क्योंकि ये तो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? वी वर नॉट हैविंग द प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ दैट। इसके अलावा फाइनेंशियली वी वर नॉट साउंड। अल्टीमेटली साउंड तो हम बहुत थे, लेकिन हमें लूट के ले गए थे वो सब ब्रिटिशर्स। तो भारत के पास अब पैसे की कमी हो गई थी। देयर वर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्लस वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, पानी पे डिपेंडेंट थे, और वाटर को प्रिजर्व करने के हमारे पास मेथड्स नहीं थे। इन सारे कारणों से ड्यू टू दीज ऑल रीजंस पर हेक्टेयर एरिया जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम हो गई थी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वैसे तो मैंने बता दिया है, बट अगेन एज अ फीचर यू कैन राइट इन द कॉपी ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दीज यहां पर रुक जाएंगे जरा से। ठीक है, हाँ, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड सेक्टर व्हिच नेम इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स थी? द फर्स्ट वन इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी से, उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स से, इंडियन इकोनॉमी से रॉ मटेरियल को प्राप्त करते थे, उसका एक्सपोर्ट करते थे, और विदाउट पेइंग टैक्स यानी एक्सपोर्ट, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या करते थे, और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया में जब वो अपने कैपिटल गुड्स को लेकर आते थे तो वो भी ड्यूटी फ्री होता था। तो इस प्रकार से स्लोली उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को डिमोलिश किया और अपनी इकोनॉमी में बने हुए प्रोडक्ट्स को इंडिया में धीरे धीरे लॉन्च करते गए और इंडिया को उन्होंने एज अ मार्केट यूज किया। सेकंड वन इज डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया हैंडीक्राफ्ट में बड़ा ही प्रॉस्पर था। स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट का काम, सिल्क, कॉटन, मार्बल, इन सब में इंडिया प्रॉस्पर था। भारत के सामान का नाम दुनिया भर में था। द गुडविल ऑफ इंडिया वाज इवन इन द यूरोप आल्सो। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को खत्म किया, तभी तो उनका खुद का प्रोडक्ट जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते थे वो इंडिया में सेल होना शुरू हो पाया। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को बेसिकली वो इंडस्ट्रीज कहा जाता है जिनकी मदद से वी आर एबल टू प्रोड्यूस फर्दर मोर थिंग्स। तो बड़ी बड़ी मशीनें वाला जो सामान है वो सब इंडिया में नहीं बनता था क्योंकि टेक्निक्स नहीं थी और पैसे की कमी थी। बस इतनी सी बातें हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अभी 4 सेक्टर और बाकी है, उनके बारे में हम पढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बट इन द बिगिनिंग आई टॉट यू that there are 6 main sectors. So let us move today and discuss about the third category which is foreign trade. मतलब आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंसी, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, इसको 3 पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्टर था। दैट्स व्हाई ओनली द ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, क्योंकि इंडिया वाज प्रॉस्पर, इंडिया संपन्न था। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते रेट पर आसानी से मिल जाते थे, चाहे वो इंडिगो हो, कॉटन हो, जूट हो, हैंडीक्राफ्ट का काम हो या कोई और हो, तो जो उनके फिनिश प्रोडक्ट के लिए उनकी हेल्प करता था। सेकंड, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल को ले जाते थे अपनी कंट्री में और उससे फिनिश प्रोडक्ट में प्रोसेस करके, कन्वर्ट करके
उसको इंडिया में लेकर आते थे, हमें सेल करते थे, तो अल्टीमेटली वी द इंडियन बिकेम इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। और इसके बीच का डिफरेंस कहलाता है बैलेंस। वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। मींस इफ द लॉसेस विल बी मोर इट विल बी कॉल्ड एज डेफिसिट, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो सरप्लस कहलाएगा। तो इंडिया का ट्रेड कैसा था? सरप्लस था। बट बेनिफिशियरी टू ब्रिटिशर्स ओनली, यानी हमारा ट्रेड सरप्लस तो था, हमें प्रॉफिटेबिलिटी तो होती थी, बट उस प्रॉफिट का बेनिफिट हमें एज एन इंडियन नहीं होता था। उसका फायदा, उस एक्सेस ऑफ मनी को ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में ले जाते थे और उस मनी का यूटिलाइजेशन किया करते थे। दैट इज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर 1947। ठीक है, अब फोर्थ कैटेगरी पढ़ते हैं। द फोर्थ इज डेमोग्राफिक कंडीशन। इंडिया का डेमोग्राफिक स्टेटस कैसा था? द बर्थ रेट वॉज वेरी हाई। इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, अप्रॉक्स 40 पर 1000। प्रत्येक 1000 संख्या पर, जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर 40 बच्चों का जन्म होता था। डेथ रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई, दैट वॉज अप्रॉक्स 48 पर 1000। यू कैन ऑल्सो नोट इन योर कॉपी, प्रत्येक 1000 पर 48 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लगभग एज ऑफ लाइफ कितनी थी? यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट इट विल बी अप्रॉक्स 32 इयर्स। जैसे आज के जमाने में लोग लगभग अप्रॉक्स 70 साल जी लेते हैं ना, दैट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट बिफोर गेटिंग द इंडिपेंडेंसी इट वाज द अप्रॉक्स 32 इयर्स। याद रखिएगा इस बात को। लिटरेसी रेट, ओवरऑल द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज 14%। आज भी हम 100% उस लेवल को अचीव तो नहीं कर पाए, बट आज से 75 साल पहले ये बस 14% था। और सिर्फ अगर वुमन की बात करें तो वो तो बस 7% ही लिटरेट थी। देन हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ वो छोटे बच्चे जो जन्म लेते ही अपनी लाइफ का भी 1 साल पूरा नहीं कर पाते, तो इसका नंबर बहुत हाई था, अनफॉर्चुनेटली 218 पर 1000। प्रत्येक 1000 नए बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते थे उनमें 218 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती थी। हालांकि अब इसका नंबर बहुत कम हो गया है, अब ये रेट है 33 पर 1000। बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो भी बच्चे का जन्म हो, ही और शी शुड बी लिव हैप्पीली एंड टिल द एज ऑफ प्रॉपर लाइफ, लेकिन ये उसका नंबर है। इस प्रकार से हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाता हूँ, इससे पहले मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब लोग या पीपल किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरेस्ट थे। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो देयर आर द 3 सेक्टर्स इन व्हिच यू वर्क, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस, और वी आल्सो से टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में अप्रॉक्स 70 to 75% पीपल इंडल्ज थे या लगे हुए थे। सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्रॉक्स 15% पीपल इंडल्ज थे या बिजी थे, और टर्शियरी सेक्टर में 10% लोग इंडल्ज थे या बिजी थे। टोटल जो हमारी 100% की पॉपुलेशन थी उसमें से 70% तो अकेले प्राइमरी सेक्टर में थे, जो रेस्ट बचा उसमें से कुछ सेकेंडरी सेक्टर में और बहुत कम लोग कॉमर्स में या सर्विस सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में बोला जा सकता है। ये कंप्लीट हुआ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। नाउ द लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर।
Infrastructure is called basically the core or the basic element which is important for development of an organization या for a country या for an economy. दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोशल इंफ्रा होता है और एक इकोनॉमिक इंफ्रा होता है. सोशल इंफ्रा वो होता है जो इकोनॉमिकली किसी प्रकार का बेनिफिट या इनकम नहीं देता, बट उसका हेल्प मिलता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने में. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सोशली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया. मतलब इट इंक्लूड हेल्थ एंड एजुकेशन. तो ना तो ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत देश के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और ना शिक्षा पर. वो दोनों बहुत पुअर कंडीशन में रहे. और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वी कैन इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स जो सरकार को एक इनकम जनरेट करके देते हैं, जैसे वाटरवेज, एयरवेज या कोई भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट या पोस्ट ऑफिस या अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ब्रिटिशर्स ने इन सब के ऊपर बहुत काम किया. आपको पता है कि पहली ट्रेन यानी रेलगाड़ी भी ब्रिटिशर्स के दौर पे चली थी. सेम एज द कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, जितने भी साधन हैं ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉन्च किए गए थे. सो आफ्टर स्टडीइंग दीज टॉपिक्स, नाउ द चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. अब आपको वीडियो देखनी है और 3 चीजें करनी है जो आप सब करते हैं. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद आ जाएगी. टिल देन इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए. गॉड ब्लेस यू.